तो पहला पॉइंट ले रहे हैं यहाँ डाइपोल, E ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, ये पहला पॉइंट है। यदि पहला पॉइंट है तो इनके केसेस देखो। केस 1, एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, यदि डाइपोल कहते हैं तो डाइपोल कहते ही दिमाग में आ गया माइनस क्यू प्लस क्यू का पेयर, ये डिस्टेंस हो गया एल एल। और जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्सिस कहते थे इस लाइन को, चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होता था। और जब डाइपोल से डिस्टेंस आर कहते थे तो उसके लिए मैंने खास करके बताया था कि डाइपोल से डिस्टेंस आर का मतलब उसके सेंटर से डिस्टेंस आर। अब यहाँ यदि इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो +1 कूलम रख दो, ये जो है प्लस क्यू उसे रिपेल करेगा और लिखोगे के क्यू बाई डिस्टेंस देखना आर माइनस एल का स्क्वायर, और जो दूसरा है वो अट्रैक्ट करेगा तो के क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। ये जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे। इनको यदि सॉल्व कर लेते हैं तो जो ई का वैल्यू आ रहा है, चेक कर लीजिए, ई का जो वैल्यू आ रहा है आप यदि देख रहे हैं यहाँ ई का वैल्यू, नेट कैलकुलेशन करके देख लो, फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है। ऊपर में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस कर रहे हो तो यहाँ आ जाएगा के क्यू, ऊपर आ जाएगा 4RL और नीचे आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये जो दिख रहा है ई, ये के क्यू इंटू 2L जो होगा ना, Q इंटू 2L, ये कॉमन दिखता है एक्सियल वाले पोजीशन पे भी और एक्सियल वाले पोजीशन पे भी और इक्वेटर वाले पोजीशन पे भी। ये हो गया जो वैल्यू Q इंटू 2L। यहां पर उसके लिए एक सिंबल दे देते हैं, Q इंटू 2L, इसको कह देते हैं P, Q इंटू 2L इसे कह देते हैं P। तो P कहने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए, तो P का ये मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ये it shows strength of dipole, it represents a strength of dipole, a strength of dipole। और इसमें एक लाइन और ध्यान दे दीजिएगा कि its conventional direction, its direction is taken from -Q to +Q। कन्वेंशनल मतलब परंपरा है। अब यहाँ पर जब इसे हम लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ गया है वो वैल्यू अब कैसे लिखेंगे? नाउ E इक्वल्स टू क्या देखोगे आप, 2kp r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये अप्रोक्सीमेट होके हो गया 2kp बाई आर क्यूब। कब? when r is far greater than l। तो नीचे में एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से l को हमने हटा दिया, l को हटा दिया तो ये वैल्यू आ गई। तब तक जल्दी से अपने कॉपी पे रफ में डिराइव कर लो, डाइपोल थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे इसे छोड़ के, और दूसरा डिराइव कर लेना डाइपोल पोटेंशियल थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे। डाइपोल के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल डिराइव करो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो। इस डेरिवेशन में कोई बड़ा काम तो है नहीं, प्लस क्यू ने रिपेल किया, माइनस क्यू ने अट्रैक्ट किया, नेट फोर्स जो मैंने लिख दिया 1 कूलम पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू 2L पे डिपेंड कर रहा है। Q इंटू 2L ज्यादा होगा
मतलब चार्ज के बीच का डिस्टेंस या चार्ज का अमाउंट, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर बनेगा। तो मतलब डाइपोल ताकतवर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर बनेगा आर डिस्टेंस पे। तो इसलिए उसके लिए एक हमने नाम दे दिया पी, डाइपोल मोमेंट, वो वेक्टर क्वांटिटी मान लिया, कन्वेंशनल डायरेक्शन है -q2 + q। ओके, यदि इनमें किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। थैंक यू। यदि आप यहां तक चले आए तो पेज चेंज करो। यहां पर आप केस 2 चेक कर लीजिए ना, कि केस 2 एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटर। आप याद करो इक्वेटर कहाँ कहते थे, तो एक्सिस जो होता था उसके परपेंडिकुलर लेते थे, एक्सिस के परपेंडिकुलर लेते थे। यहाँ चेक करो, ये हो गया -q, ये हो गया +q, यहाँ पर ये इसका एक्सिस हो गया, लेकिन उसके परपेंडिकुलर लाइन जो था इसे हम कहते थे इक्वेटर, इसे हम कहते थे इक्वेटर। अब यहाँ एक पॉइंट मैंने मान लिया है r डिस्टेंस पे, ये भी L, ये भी L, और यहाँ मैं देखना चाहता हूँ फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या किया, यहाँ +1 कूलाम मन ही मन मान लिया। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह ये क्या करेगा, जो इसे देख रहे हैं प्लस वाला, 1 कूलाम को दौड़ा देगा, भाग जाओ इधर से। तो ये E और ये E दो जो दिख रहे हैं, चूंकि मैग्नीट्यूड सेम जैसे हैं, इनका रिजल्टेंट ठीक बीच में आ जाएगा। ये चेक करना, ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, तो रिजल्टेंट तो यही हो जाएगा ना, ट्वाइस E cos थीटा, ये हो जाएगा E नेट, E टोटल। और टोटल ही हम लोग इनफैक्ट लेते हैं, कोई एक का नहीं बताते। तो अब ये ई टोटल को कैसे लिख रहे हो, इसे यदि मैं ई कह देता हूं तो ध्यान से देखना, ट्वाइस ई टोटल, ट्वाइस ई कॉस थीटा। ई का वैल्यू कैसे लिख रहे हो, के क्यू बाय √r² + l²। उस 1 कूलम और क्यू के बीच का डिस्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम से, इसका होल स्क्वायर। और कॉस थीटा कैसे लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे L बाय √r² + l²। तो E जो हो गया एट इक्वेटर, ये कितना आ गया, K इंटू Q इंटू 12 हो गया P, KP बाय r² + l² टू द पावर 3/2। और इसको यदि अप्रोक्सीमेट कर दें तो KP बाई r³ फिर से दिखेगा। ये अप्रोक्सीमेशन में क्या सोचा गया है, r इज फार ग्रेटर देन l, KP बाई r³, कोई बड़ा काम तो है नहीं। आपको ये दोनों स्टेप यदि याद रहते हैं तो बढ़िया है, मतलब एक स्टेप पहले वाला और ये KP बाई r³, KP बाई r³ तो मस्ट है, और KP बाई r² + l² टू द पावर 3/2 याद है तो अच्छी बात, नहीं तो डिराइव कर लेंगे एग्जाम में, ये भी हो सकता है, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अब यहाँ पर केस 3 बनेगा, एट एनी एंगल, at any distance r, at any angle theta from the axis of dipole। चेक करिएगा, केस 3 एट r थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम पढ़ते हैं हायर लेवल्स पे, तो ये r थीटा ज्यादा यूज किया जाता है। ये डाइपोल था आपका, ये -q, ये +q, ये यहां से आ गए हैं थीटा एंगल पे, यहाँ थीटा एंगल पे आ गए, यहाँ +1 कूलम रख दिया और इसके बारे में सोचना शुरू किया, और ये सर यहाँ कैसे सोचोगे, तो ये आइडिया छोड़ देते हैं, नहीं सोचूंगा। ये कैसे सोचोगे फिर सर, ये डिस्टेंस तो आर है। एक काम करते हैं, कलर बदलो, यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम अपनी तरफ से एक
नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम रख देते हैं एक्स वाई। ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये यदि नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया हमने, तो यहाँ आपको डाइपोल तो दिख ही रहा है। यदि डाइपोल दिख रहा है, डाइपोल दिख रहा है, तो इनका लेंथ ये एल, तो डाइपोल मोमेंट भी तो दिख रहा है आपको। और डाइपोल मोमेंट यदि दिख रहा है तो आप कितने अच्छे बच्चे हैं, आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट पी लिखते थे, डायरेक्शन भी पता है क्यू इंटू 2l। और इसके यदि आपको पता है ये वेक्टर है फ्रॉम -q टू +q डायरेक्टेड। अब ये वेक्टर है, तो वेक्टर जब आपने एक बार मान लिया, तो वेक्टर के कंपोनेंट बनाने से कौन रोक सकता? px, ये हो जाएगा p sin थीटा, और दूसरा कह दो py, ये हो गया p cos थीटा। यदि आप यहां पर आ गए, तो एक वेक्टर का एक्सियल पोजीशन है, तो डाइपोल मोमेंट लिखेंगे 2kp/r³। और दूसरे डाइपोल का ये कौन सा हो गया? py वाला। और px वाला जो डायरेक्शन होगा उसका इक्वेटर है, इक्वेटर पे अपोजिट डायरेक्शन में आप लिखते हैं kpx/r³। पिछले दो जो रिजल्ट आए हैं उनका मैंने यूज किया। ये जो py है उसके एक्सिस पे है ना, तो एक्सिस पे क्या था? 2kpy/r³। और इक्वेटर वाले का क्या आया है केस 2 में? वो जो डायरेक्शन होता है p का उसके अपोजिट, देखा है ना केस 2। तो दोनों लिख लिया। जब दोनों लिख लिया, इनके रिजल्टेंट लिखने से आपको कौन मना कर सकता है? ये हो गया ई रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट। अब ये ई रिजल्टेंट देखोगे तो यहाँ एक आपको अल्फा याद रखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना ना। tan अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट का एंगल बताए बिना तो काम चलना नहीं है। tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर kpx/r³ बाय बेस 2kpx/r³। यहां से कितना आ गया ध्यान दीजिएगा, px हो गया p sin थीटा, और py 2, और ये नीचे वाला है y 2, py हो गया p cos थीटा। तो यहां से हमने क्या देख लिया? tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा/2। एक रिलेशन ये आ गया। और ई का नेट वैल्यू कहां से लाओगे? अरे वेक्टर सम kpx/r³ का होल स्क्वायर प्लस 2kpy/r³ का होल स्क्वायर। ध्यान से चेक कर लो, k/r³ तो कॉमन चला आया, px² कर दो, p sin स्क्वायर थीटा, और अगला क्या हो जाएगा? 4p cos स्क्वायर थीटा। और एक ये p भी बाहर ले लो, kp/r³। और याद करो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो रिजल्ट है, ये ई नेट वाला, ये सही है या नहीं कैसे चेक करें? एक काम करो, थीटा 0 कर दोगे तो एक्सिस पे चले आओगे, cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 हो जाएगा 1। cos 0 यदि 1 हो गया, तो यहाँ पर आप कितना लिख लेने वाले हो? यहाँ पर आप कितना लिख लेने वाले हो? cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, 1 + 3 हो गया 4, √4 हो गया 2। इसका मतलब अपना रिजल्ट सही सलामत आ गया। तो ये याद रखते हैं, इस चक्कर में मत रहना कि एग्जाम के टाइम पे डिराइव करेंगे, एग्जाम के टाइम पे डिराइव करेंगे, इस चक्कर में कतई मत रहना। कभी कभी केवल अल्फा से काम चल जाता है, कभी कभी ये ई नेट वाला जो है ये हेल्प कर देता है। अब एक एडवांस का क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जो अभी तक एडवांस में नहीं आया है, और आईआईटी कभी ना कभी टच कर देगा उसे। यदि कोई स्टेप आपको लग रहा हो कि जो नहीं समझ में आया है, और ये भी फाइनल कर लें कि नहीं समझ में आएगा, तो ये रिजल्ट तो कम से कम याद कर लें, डब्बे वाले।
tan अल्फा tan थीटा बाई 2 और ई नेट केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस, यहां पर ये कंडीशन मैंने मन ही मन मान लिया, ये उसी में डिराइव्ड हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन जाएगा। आर इज फार लेस देन एल, अरे उल्टा हो गया, आर इज फार ग्रेटर देन एल, तभी ये वैलिड है। ये रिजल्ट कब वैलिड है? आर इज फार ग्रेटर देन एल, तभी ये वैलिड है। क्योंकि केपी बाय आर क्यूब तभी लिखते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए आप लोग, पहले एक आसान क्वेश्चन देख लें। आसान क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि यहाँ पर डाइपोल है या नहीं, पहले ये बता दो। -q प्लस 2q, क्या यहाँ डाइपोल है? यदि है तो डाइपोल मोमेंट बताना है इस सिस्टम का, और नहीं है तो कुछ भी कर सकते, छोड़ सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? तो सर यहाँ डाइपोल का नाम ये तो डुबो रहा है, पेयर तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ये लो मैंने पेयर दिखाया। अब -q प्लस क्यू माइनस क्यू, नहीं सर वहां 2q था। अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, ले ना, 2q तो है ही, और 2q है तो अब देख लो, एक डाइपोल आपका ये, दूसरा डाइपोल आपका ये, और दोनों डाइपोल का वैल्यू क्या लिखोगे? q इंटू एल। सर आपने तो याद करवाया था q इंटू 2l। अरे यार अभी लेंथ l है दोनों चार्ज के बीच का, तो q इंटू एल। अब यहाँ पर एंगल कितना है? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल है 60 डिग्री। और अब मुझे बताओ, रिजल्टेंट जो यहाँ लिखोगे, वेक्टर वेक्टर खेलना तो सीख गए ना, वेक्टर वेक्टर खेलना सीख गए, तो यहाँ रिजल्टेंट कितना आने वाला? रिजल्टेंट तो ये पी नेट या पी सिस्टम क्या लिख दोगे? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी कॉस 60। वैसे भी 60 डिग्री पे होता है तो p√3 याद रखते हैं, q इंटू एल इंटू √3। डायरेक्शन आंखों के सामने में है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री नीचे, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कह दोगे। तो आपको डाइपोल जब देखना हो ना, तो ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। डाइपोल के लिए एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि डाइपोल के लिए कंडीशन total if total charge, if total charge on a system is 0, then it is a dipole. It is a dipole. If total R on a system is 0, then it is a dipole. अब ए डाइपोल ना होकर के कुछ भी हो सकता है, बहुत से डाइपोल का वो कलेक्शन होगा, लेकिन नेट तो आपको मिल ही जाएगा। सर कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं कुछ नहीं कहना चाहता यार, तुम तो इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर ये है, ध्यान से देखना, ये है प्लस लेमडा, ये है माइनस लेमडा। क्या यहाँ कोई डाइपोल दिख रहा है? जल्दी से डाइपोल मोमेंट बताओ। नीचे वाला माइनस लेमडा, जल्दी से यहाँ डाइपोल मोमेंट बताओ आप। कोई लॉजिक सोचो। चार्ज की डेंसिटी एक जैसी है, सेमी सर्किल, कूलाम पर मीटर, रेडियस है आर, आपको सिस्टम का डाइपोल मोमेंट चाहिए। तो पहले तो ये बताओ कि यहाँ डाइपोल है या नहीं। टोटल चार्ज क्या दिख रहा है? क्या टोटल चार्ज 0 दिख रहा है, हाँ या ना?
अरे ना भी बोल सकते हो यार, टोटल चार्ज 0 है। कॉपी पे चित्र बना लो जल्दी से, क्विक। और सॉल्व करते वक्त कूद पड़ो, बिना कैलकुलस के तो कुछ होना नहीं है। तुक्के भेड़ने के चक्कर में हो तो मत भेड़ो, बाद में भेड़ लेना, तरीका बता दूंगा। अभी तो फिलहाल ये बताओ ना कि तुम यदि थीटा एंगल पे आ गए, डी थीटा ऊपर गए, तो यहां पर जो आया होगा वो आएगा प्लस डी क्यू। ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखना, आर डी थीटा इंटू लेमडा। और यदि यहां आएगा प्लस डी क्यू तो दूसरी तरफ क्या आ जाने वाला है, माइनस डी क्यू, आर डी थीटा इंटू लेमडा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो बोल लो, और यदि गलती से ये दिख गया तो आधा काम तो यही निपट गया। क्यों? क्योंकि आपको एक डाइपोल तो दिखने लगा, ये डाइपोल दिखने लगा, जिस डाइपोल को आपने नाम दे दिया डीपी, और क्या कह दिया, डी क्यू इंटू आर या टू आर। तो ये जो हो गया आर डी क्यू इंटू टू आर, ये बन गया डाइपोल। और ऐसे बहुत से डाइपोल हैं, तो आपको क्या लग रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस पे आने वाला है या वाई एक्सिस पे आने वाला है? कहाँ आएगा जल्दी बोलो, वाई पे या एक्स पे? सर आप ही लिख दो, डीपी साइन थीटा। अरे सोचो ना यार, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये डाइपोल, ये डाइपोल, अरे नेट तो करो, किधर जाएगा नेट? वाई पे। अरे दिखा कि नहीं दिखा? और वाई पे जाएगा तो वैल्यू क्या लिख दोगे, डीपी साइन थीटा, इंटीग्रेट कर दो, डीपी क्यू, डी क्यू इंटू टू आर इंटू साइन थीटा। अच्छा थीटा का लिमिट जल्दी बोलो रिंकेत, थीटा का यूनिट, अरे अपर लिमिट लोअर लिमिट, थीटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, यूनिट मत बोलो। थीटा के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या लिखोगे, उस पर विचार करो और कुछ भी बोल दो, जो मर्जी तुम्हारी। 0 से 180 डिग्री कर दूं या 0 से 360 डिग्री कर दूं, 0 से पाई या 0 से 2 पाई या 0 से पाई बाई 2, जो बोलोगे मैं वही लिख दूंगा, 0 से पाई। क्योंकि हर एक डाइपोल में ऊपर प्लस लेते हो तो नीचे वाला तो इंक्लूड होगा ही। थीटा 0 से पाई तक आओ, सारे के सारे डाइपोल कलेक्ट हो जाएंगे, और यदि कलेक्ट हो जाएंगे तो साइन थीटा किस में बदल गया होगा, कॉस थीटा में। चेक कर लो आराम से, और कॉस थीटा का 0 से पाई हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4r² लेमडा। एक बार चेक कर लो, कुछ मिस कर रहा हो तो। टू आर स्क्वायर तो है ही, 4r² लेमडा। अरे हितांश, लिख, इतना तेजी तो लिखोगे नहीं, छोड़ दिया लिखना क्या? इतना तेज लिख लेते हो, गजब, शानदार। शॉर्टकट इसका कोई है दिमाग में रचित, इस क्वेश्चन के बनाने का कुछ शॉर्टकट? मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का एक टेक्निक कुछ हुआ करता था, क्या करते थे, ऐसे ही आर डी थीटा लेते थे, फिर इंटीग्रेट करते थे और सेंटर ऑफ मास निकल के आता था। तो यहाँ पर सर्कुलर के लिए केवल मैं यूज कर रहा हूं, बाकी पे अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा पहले। सेंटर ऑफ चार्ज कंसेप्ट, सेंटर ऑफ चार्ज कंसेप्ट किताबों का कंसेप्ट नहीं है, ये मेरा कंसेप्ट है, और इस पे मैं ही क्वेश्चन बनाता हूँ, आईआईटी वाला बाद में बनाएगा कोई भी। अब यहां पर चेक कर लो, ये जो है ये आपके प्लस है यहां, यदि ये प्लस है यहां तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज यदि मैं आपको कहता हूं बताओ, तो डिराइव करोगे ना, सेंटर ऑफ मास की ही तरह निकल के चला आएगा यहाँ पे। यहाँ पर टोटल चार्ज जो भी है ऊपर, उनका ये सेंटर होगा, और सेंटर लिखने का कोई लेंथ हुआ करता था, कितना होता था सेंटर, 2r/2r/ पाई, याद आया या नहीं? डिस्टेंस याद आया? नहीं याद आया? और क्यू का वैल्यू कैसे देखोगे, क्यू हो जाएगा पाई आर इंटू लेमडा, पाई आर है ना। अच्छा ये बताओ, यदि तुम्हें इस केस में दिख जाए यहां पे भी चार्ज क्यू और यहां पे चार्ज माइनस क्यू, तो क्या डाइपोल मोमेंट लिख लोगे, सिस्टम लिख लोगे? कह दो ना हाँ, क्यू इंटू 2r/पाई प्लस 2r/पाई। क्या ये आइडिया समझ में आ गया डिस्टेंस?
अरे दोनों सेंटर ऑफ चार्ज के बीच का डिस्टेंस भाई। और ये क्यू के बदले क्या लिख रहे हो, पाई आर इंटू लेमडा। और ये बताओ आगे क्या आ गया है, 4r बाई पाई, काट पीट के कितना आ गया, 4r स्क्वायर लेमडा। देखो वही आया, फिर वही आ गया या नहीं आ गया। सर ये गंदा रास्ता है, अगला क्वेश्चन पूछता हूं, ये रास्ता नहीं पता है तो आप कतई नहीं बना पाओगे 2 मिनट के भीतर, और ये रास्ता पता है तो 2 मिनट में बना दोगे। सर इसके लिए तो सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए। हाँ भाई हाँ, सेंटर ऑफ मास नहीं याद है तो छोड़ दो फिर। वैसे कैलकुलस बेसिक रूल है, आप उसे कभी भी यूज करो, लेकिन ये जब दिख जाता है तो ये केवल इस केस में यहां एप्लीकेबल है, कहीं और मत लगा बैठना, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई थ्योरम नहीं है अपने पास, केवल यहां एप्लीकेबल है। ऐसा मुझे विजुअलाइज हुआ, इस पे मैंने बच्चों से कई बार क्वेश्चन बनाकर पूछे हैं। और आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, तुरंत में इस एग्जाम्पल को ट्राई कर लो और आंसर दे दो मुझे। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये है, यहां पर है प्लस, वेदांत की भी नींद खुल गई लगता है आज, प्लस 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 प्लस, और ये माइनस 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 माइनस। जल्दी बताओ, यहां पर यदि ऐसा आप देख रहे हैं, यदि ऐसा देख रहे हैं तब तो तुरंत काम हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आई थिंक। लेकिन अब एक और पंगा फंसता है कि यदि 1/4 वाला कहानी बने तो आर्क का क्या सेंटर ऑफ मास का कोई फॉर्मूला याद है, मुझे तो डिराइव करना पड़ेगा, आप लोगों को यदि याद हो तो थोड़ा सा गाइड करो। यदि थीटा एंगल का ये सर्कुलर आर्क होता था या रॉड होता था तो इसके सेंटर ऑफ मास का क्या कोई डिस्टेंस याद है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, होगा तो इसी लाइन पे होगा, कहाँ होगा नहीं याद। चलिए उसके लिए भी एक लॉजिक मैं देता हूं। यहां पर आपसे यदि मैं ये पूछ बैठूं, अब सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताओ, पी सिस्टम, तो एक रास्ता तो पहले आपको पता है, कौन सा रास्ता पता है, ये एग्जांपल लिख लो और इस एग्जांपल को 2 तरह से मैं बता देता हूं। यहां पर आपको पता है कि सर एक काम करेंगे, फिर से यहां से थीटा एंगल पर आएंगे और फिर डी थीटा आगे जाएंगे और फिर हमें एक डाइपोल मिल जाएगा, और ये जो डाइपोल होगा इसको डीपी कह देंगे, पी एक्स हो जाएगा डीपी कॉस थीटा, और ड्यू टू सिमेट्री पहले तो डीपी आर डी थीटा इंटू लेमडा इंटू 2r इंटू कॉस थीटा, और इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से अब की बार केवल π/2 तक, और यहां से आ जाएगा 2r स्क्वायर लेमडा, और कॉस थीटा इंटीग्रेट होके हो जाएगा साइन थीटा दैट इज 1, और ड्यू टू सिमेट्री पी वाई इक्वल्स टू पी एक्स, तो पी सिस्टम क्या लिख दोगे आप, पी सिस्टम हो जाएगा अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 टाइम्स पी एक्स, ये हो जाएगा 2√2 r स्क्वायर लेमडा। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। अरे कार्तिक कुछ थोड़ा टेंशन ज्यादा, हाँ देख लो आराम से। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो आपको तो आप बताएं। जब भी हम लोग डाइपोल की कहानी शुरू करते हैं ना तो 2 चार्ज दिखा के छोड़ दिया जाता है, लेकिन डाइपोल का मतलब हुआ ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें टोटल चार्ज 0, और आप पेयर बना करके इंटीग्रेट करके ये करके वो करके जो करके आप चाहो आंसर तक आओ। ये बेसिक रूल हो गया, बेसिक रूल हो गया, आप कहीं भी अप्लाई कर दे सकते हैं। हटाओ दूसरा मेथड, टाइम वेस्ट हो। ये कॉमन सा मेथड है, और आप यदि थोड़ा सा और मजे लेना चाहते हो तो आपसे कहा गया है कि ये जो स्फीयर है, सर्किल है, ये इसके थीटा एंगल पर
चार्ज डेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा, लैम्डा नॉट cos थीटा, where lambda naught is positive constant, where lambda naught is positive constant, कूलाम पर मीटर, इन कूलाम पर मीटर। आपको ये सिस्टम यदि डायपोल दिखे, पहले तो दिखे, तो आप इसका डायपोल मोमेंट बताओ, तो अकल लगाना शुरू करते हैं। आप यदि इसको सॉल्व करने की सोचोगे तो पहले ये डायपोल दिखे पर तक तो पहुंचो, कैसे आओगे दिखे तक? मुझे ये बताओ, थीटा 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, और थीटा 90 आपको पता है 0। यहां भी थीटा 180 पे भी आप जानते हैं, थीटा 270 पे भी आप जानते हैं कि क्या करना है। यदि यहां तक का आइडिया आपको समझ में आ गया है तो ध्यान से देखना, यहां पर ये 180 पे हो जाता है, इसके इसके cos थीटा कहां पॉजिटिव है ये पता है आपको, तो यहां पॉजिटिव है, cos माइनस थीटा भी पॉजिटिव हो जाता है। आप आगे जब बढ़ेंगे ना तो यहां तक पहुंचते पहुंचते चार्ज का डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी चार्ज का डेंसिटी यहां बहुत कम होगा, लेकिन जहां ये है यहां ज्यादा होगा। क्या चित्र विजुअलाइज हो गया? थीटा 0 डिग्री के पास पॉजिटिव का डेंसिटी ज्यादा, थीटा 180 के पास नेगेटिव का डेंसिटी ज्यादा। डाइपोल बनेगा या नहीं बनेगा? ड्यू टू सिमेट्री यार, cos थीटा का वैल्यू के हिसाब से सिमेट्रिकल होने के कारण नेट तो 0 होना है चार्ज। तो कहानी क्या बनेगी? कहानी वही बनेगी जो अभी पहले बनती आई है। आप क्या लिखने वाले हो? पी एक्स डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, डीपी cos थीटा, और डीपी कैसे लिख रहे थे? तो लेमडा इंटू आर डी थीटा इंटू 2 आर, ये लिख रहे थे लेमडा इंटू आर डी थीटा, ये लेंथ हो गया, इंटू चार्ज हो गया, इंटू 2r, और साथ में ये cos थीटा। लफड़ा यहां खत्म नहीं हुआ। लेमडा के बदले क्या पुटअप करने वाले हो आप? जल्दी बोलो। लेमडा के बदले आप पुटअप करने वाले हो लेमडा नॉट cos थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू 2r इंटू cos थीटा। यहां चेक करना, लेमडा नॉट आर स्क्वायर, पीछे 2 भी है, लेमडा नॉट आर स्क्वायर पीछे 2 भी है, और साथ में आ रहा है cos थीटा 2 बार, cos स्क्वायर थीटा, 2 को भी हटा लो, 2 cos स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला याद है आपको? 2 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख देते हो? 1 प्लस cos 2 थीटा, और साथ में डी थीटा। अब बताओ इंटीग्रेट कहां से कहां तक करने वाले हो कि सारे के सारे आ जाएं? तो इंटीग्रेट करने वाले हैं, ध्यान देना, सिमेट्री के लिए माइनस पाई से, अरे माइनस π/2 से प्लस π/2 तक इंटीग्रेट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। सारे पॉजिटिव वाला कैसे आएगा? माइनस π/2 से प्लस π/2 तक, पूछ तो लगे हुए आ ही जाएगा। और वैसे भी ये इवन फंक्शन है, तो 0 से π/2 लेके ट्वाइस कर दो, या सिमेट्री दिख रहा है 0 से π/2 लिख के ट्वाइस कर दो, तब भी हो जाए। तो क्या डाइपोल देखने के लिए ये रास्ता पसंद आया?
पेज चेंज करूं? मुझे ये बताइए, डाइपोल एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नहीं, अब बहुत हो गया एग्जाम्पल। कंसेप्ट के बाद यहाँ डाइपोल का अनुमान नहीं रहा होता यार। बस टू फाइंड, ये सारे जो डिस्टेंस हैं, थोड़ा और गर्म करके, ये ए ए ए ए। अब मुझे बताओ, फाइंड पी सिस्टम। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं। पी सिस्टम आपको पता करना है। थोड़ी देर में
आप लोग जैसे भी सोच रहे हो, शॉर्टकट देखो, क्या आ गया आंसर? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। यहाँ देखो तो टोटल चार्ज है कितना? हे राम, ये तो डाइपोल है ही नहीं। क्या टोटल चार्ज 0 है? ये डाइपोल नहीं है। मेरी बेवकूफी हो गई। और यदि डाइपोल होता तो उसके लिए क्या गड़बड़ हो गया है? 3 2 5, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा तो बनेगा डाइपोल। अब ये डाइपोल है। अब डाइपोल है तो कितना होगा? फिर से 2 मिनट टाइम ले लो। अब ये डाइपोल है तो डाइपोल के लिए अब चेक करिए। यदि ये डाइपोल है तो इससे कितना डाइपोल मोमेंट आएगा? कैसे सोचोगे? क्या तरीका होगा कार्तिकेय? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू। और फिर काम करेंगे। देखो, मैं जो तरीका दे रहा हूं समथिंग डिफरेंट। मैंने आपसे कहा कि यहां ले लो +3Q -3Q, और एक डाइपोल देख लो 3P। एक यहां -2Q ले लो, एक डाइपोल देख लो 2P। एक +Q ले लो, एक डाइपोल देख लो P। और एक +4Q ले लो, डाइपोल देख लो 4P। अब नया चित्र बना लो। आपके पास 3P और P मिलके इधर आ गया 4P। आपके पास 2P और 4P मिलके इधर आ गया 6P। और रिजल्टेंट यहां कहीं आ गया √52P²। और ये हो जाएगा 2P√13, या ये हो जाएगा 2Q × A क्या मेरा वाला रास्ता आसान लगा? आप यदि वो अलग अलग ले लोगे ना, टाइम वेस्ट होगा। ये सारे एक्स वाई एक्सिस पे दिखने लगे। सेंटर पे टोटल चार्ज पहले भी 0 था, अब भी 0 है। देख लो ध्यान से। सेंटर पे टोटल चार्ज पहले कितना था? 0। मैंने माना तब भी कितना है? 0। तो आपका ये सिमेट्री का आइडिया यदि है तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का है, बाकी तो करते रहेंगे हिसाब। अब ये एग्जांपल लूं या छोड़ू वाला स्थिति था मेरा। पूरे साल यदि मुझे डाइपोल ही पढ़ाना पड़े फिर तो मजेदार एग्जांपल्स। लेकिन दिक्कत है पूरे साल थोड़े ना डाइपोल पढ़ाना लगता। कहाँ गए कहानी में? अगला पॉइंट देख लो एक बार। यहां पर आपसे कह दिया गया, XYZ एक्सिस का नाम सुना होगा। ये है X, ये है Y, ये है Z एक्सिस। एक बहुत प्यारा सा डाइपोल रखा हुआ है। ये ओरिजिन पे Z एक्सिस के पैरेलल। आप यहां से P डिस्टेंस पर चले आए। ये B डिस्टेंस पे ओरिजिन ले लो और वहां एक सर्किल इमेजिन करो पैरेलल टू XY प्लेन। ठीक, मन ही मन फाइंड आउट रेडियस ऑफ द सर्किल circular disc, radius of circular disc centered at centered at 0 0 B and parallel to XY plane, parallel to XY plane, such that total flux associated
with this disk will have maximum value। आईआईटी के टॉप 500 बच्चों के लिए ट्राई करो। ये आपके सामने जो है ये क्वेश्चन है आईआईटी में टॉप 500 बच्चों के लिए। क्वेश्चन तो रहते हैं, मन भी करता है बता दो, लेकिन फिर लगता रहता है कि सिलेबस मई के बदले जून में जाए, या फिर डेली एक्स्ट्रा क्लास लेते रहो। यहां देखिए एक डिस्क इमेजिन करो, बोर्ड पे देखो, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रहे होंगे विजुलाइज करो। डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाते हैं ना, तो प्लस क्यू से निकलते हैं और माइनस क्यू तक जाते हैं। ये कितना बड़ा डिस्क लोगे, कि फ्लक्स एसोसिएटेड डिस्क से एसोसिएटेड मैक्सिमम। क्वेश्चन में यदि ऐसा है तो शायद ध्यान से देखना, एक बार सुन लो पहले। यदि जेड एक्सिस के मैं पैरेलल रख दूं तब तो डिस्क को बड़ा करते जाओ, कितना भी बड़ा कर दो तो हम कह सकते हैं कि लगभग ये पॉजिटिव जैसा ही आ जाएगा। मतलब कहीं भी डिस्क से क्या होगा, लाइन बाहर निकल रही होगी, तो बड़ा करते गए फ्लक्स बढ़ता गया। इस केस में लिमिट नहीं होगा, इस केस में लिमिट नहीं हो पाएगा, तो इनफाइनाइट कह देंगे रेडियस। लेकिन यदि मैं इनके ओरिएंटेशन को बदल दूं, ओरिएंटेशन बदल दूं, कैसा ओरिएंटेशन बदल दूं, एक मिनट देख लो। कहानी यही है, केवल डाइपोल का ओरिएंटेशन बदल दिया, तो डाइपोल का ओरिएंटेशन बदलने के बाद चेक करो, डाइपोल ले लिया है ये एक्स एक्सिस के अलोंग। अब क्या होने वाला है गौर करो।
मैं यहां एक पॉइंट चुन रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पर एक पॉइंट चुन रहा हूं। ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क पे जो एक रिंग बना है ना, इस रिंग में ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं M। ये तो सेंटर है C, और ये जो है ये है O। और मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। अगले पेज पे ये लाइन देखो, ZX प्लेन, ZX प्लेन, यहां पर एक पॉइंट लिया था ना मैंने, ये है अपना डाइपोल P। यहां से हम आ गए थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे आ गए। और यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, वो याद करो तो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता था? ये अल्फा कुछ बनाता था शायद। क्या बनाता था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 tan थीटा। तो tan अल्फा हो जाता था 1/2 tan थीटा। तो और दूर आओ, और दूर आओ, और दूर आओ, तो इसमें क्या होने वाला है? क्या कभी न कभी ये एंगल, ये एक बार इसके लिए भी तुम लोग बताना, एक बार तुम लोग भी फिर से सोचना और मुझे बताना। यदि मैं यहां पर रखूंगा, यहां पर भी रखता हूं डाइपोल, ये भी रखता हूं डाइपोल, तो इसका जो थीटा एंगल पे रिजल्टेंट देखूंगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे उस पर बात करना, दोनों डायरेक्शन को सोच के देखना। तो ये एंगल क्या अल्फा कभी बदलते बदलते, अल्फा कभी बदलते बदलते 90 हो जा सकता है। अल्फा जो है बदलते बदलते, बढ़ते बढ़ते कभी न कभी 90 होगा। ये बढ़ रहा है या घट रहा है डिस्टेंस बढ़ने के साथ, उसके बारे में बताना थोड़ा। यदि मैं ये बढ़ते जाऊंगा इस लाइन पे, और आगे और आगे और आगे, तो क्या होने वाला है? जो रिजल्टेंट हम देख रहे होंगे, वो रिजल्टेंट क्या हम उम्मीद करें? क्या बढ़ेगा, किसकी तरफ झुकेगा? ये इस एक्सिस के पैरेलल, जब कहीं ना कहीं, जब ये अल्फा क्या हो जाए 90 डिग्री, जब ये अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, उसके बाद वो 90 से और आगे बढ़ेगा। और 90 से और आगे बढ़ने का मतलब हो जाएगा कि अब उसने डायरेक्शन अपना बदल लिया। अब वो डिस्क में ऊपर जाने के बजाय क्या कर रहा है, डिस्क से नीचे आ रहा है। तो जहां ये ट्रांजिशन होने वाला है, जहां ये ट्रांजिशन होने वाला है, वहां तक का जो रेडियस होगा, वहां तक का जो डिस्क बनेगा, उसका जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स है। क्योंकि उसके बाद जब हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद वो क्या होने वाला है, घटने लगेगा फ्लक्स, क्योंकि अल्फा बढ़ गया है 90 डिग्री से। यदि ये 90 डिग्री को आप देख रहे हैं, जहां ये 90 डिग्री को टच कर दे, जहां इसका वैल्यू 90 डिग्री तक पहुंच जाए, वहां ये हम लोग कह देंगे कि ये मैक्सिमम वाला कंडीशन है। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं कि मुझे खुद दिख जाए वो 90 डिग्री वाला कहां होने वाला है। यदि यहां आ गए मैं थीटा लेकर, और यहां देख रहा हूं रिजल्टेंट, एक ये और एक ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन आप ले रहे हैं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में हमें देखना है कि इसके रेस्पेक्ट में यदि वो नीचे आने लगता है तो नेगेटिव फ्लक्स होगा, और इसके रेस्पेक्ट में जब तक ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव फ्लक्स है। तो आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में आते हो, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, पी नेट। यहां पर ये जो आर होगा, ये आर मैक्सिमम हो जाएगा, और ये आर जो मैक्सिमम हो जाएगा, ये पी नेट इधर आने के लिए सेंटर जो हमने शुरू में लिया था डाइपोल, वो उस डायरेक्शन में डाइपोल रखना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लो, क्यों? क्योंकि यहां तक आने पर इसके आप दो कंपोनेंट बनाओगे। पी का एक कंपोनेंट ये बनेगा, पी, ध्यान से देखना, पी एक्स, और एक कंपोनेंट ये बना लेता हूं, या पी एक्स डैश, और एक बना लेता हूं पी वाई डैश। ध्यान से देखना, यहां पर पी एक्स डैश का इधर आने वाला है या नहीं, ई एक्स डैश, और पी वाई डैश का इधर आने वाला है या नहीं, ई वाई डैश। इसका रिजल्टेंट जब यहां आ गया,
ध्यान से देखना, ये जब आ गया तो यहां अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहां आया, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वाले डिस्क के लिए सोचो, फ्लक्स बनेगा क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेटा पड़ा है डिस्क पे लेटा पड़ा है, मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा उसका? 0। इससे यदि आगे हम बढ़ते, यदि ये डिस्क से हम आगे आ जाते कहीं और, यदि कहीं और आगे आ जाते तो यहां पर नेट वाला जो होता ना, फिर से देखते, EX डबल डैश, EY डबल डैश, और अब आ जाता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, E नेट डबल डैश, और तब जो उस डिस्क का देखते हम फ्लक्स, वो उस डिस्क का फ्लक्स क्या हो जाता? उस डिस्क का फ्लक्स हो जाता उस ये वाले डिस्क में, यहां से यहां जो फ्लक्स बनेंगे वो निगेटिव आने वाले, तो जो इधर बना पॉजिटिव, उनको वो क्या करने लगेगा? कम। तो मैक्सिमम के लिए कौन सा सिचुएशन बना? मैं फिर से एक बार आ जाता हूं नए डायग्राम में। यदि हमारे पास ये है x, ये है z, और यहां पर है p, ओरिजिनल वाला p, मैं क्वेश्चन में करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी मुझे लिखा हुआ रहता कहीं सामने तो तुरंत आसान होता, अभी फ्रेम किया तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन में परेशानी हुई मुझे। अब ये p देखो, इस p के कारण हमसे कहा गया है यहां डिस्क का मैक्सिमम रेडियस बताओ, r मैक्सिमम। r मैक्सिमम के लिए कौन सा सिचुएशन हम लोगों ने सोचा कि यहां से एक कंपोनेंट ये देखें, दूसरा कंपोनेंट जो इधर आ रहा है p x डैश कह लूं, यदि p y डैश कह लूं तो ये e y डैश हो गया, e x डैश हो गया, और यहां पर नेट यहां आ जाए, e नेट यहां आ जाए, ये मैक्सिमम वाला हो जाएगा रेडियस। तो अब सोच लो तो कितना होगा? ये है b, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई कर लो, ये है b, ये है r, यहां से ले रहे हैं थीटा, और यहां उससे एक एंगल लेते हैं अल्फा, थीटा वाला जो लाइन पे गया रहता है उससे लेते हैं अल्फा, और रिलेशन हमारे पास क्या है? 10 अल्फा, और यहां पर ये चेक कर लो, ये अल्फा है तो इधर भी क्या होने वाला है? अल्फा। तो एक रिलेशन 10 अल्फा आपके पास है 1/2 10 थीटा, और दूसरा रिलेशन आपके पास है अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। यदि ये रिलेशन आप यहां यूज कर दो तो ये कितना आ जाने वाला है? कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1/2, सॉरी कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/2 10 थीटा, ये कितना हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा कितना हो गया? √2, और 10 थीटा क्या लिख लोगे? r मैक्स बाई b, तो r मैक्सिमम कितना आ जाएगा? r मैक्सिमम आ जाएगा √2b। यहां ध्यान रखना है, शुरुआत जब हमने किया था तो उसमें जो डायरेक्शन लिया गया था, मैं 2-3 पेज पीछे उसको करेक्ट कर देता हूं, शुरू वाला जो डायरेक्शन था उसे ही हमें फॉलो करना है। यहाँ करेक्शन कर लीजिए, वो जो एक्सिस लिया था ना शुरू में मैंने जो लिखा था वही डायरेक्शन लेना, और नेट देखते वक्त थोड़े सावधानी से आगे बढ़ना, जैसे मैंने अभी 2-3 डायग्राम बनाकर फील किया उसे कहाँ होना चाहिए। मैंने एक्स और वाई दोनों से विजुअलाइज करने की कोशिश की। ये डायग्राम बना लो, क्वेश्चन वाला ये और आंसर वाला लास्ट पेज। क्वेश्चन वाला ये कि आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, और उसके लिए एम पॉइंट लेकर मैंने अगले के पेज पर काम किया था। ये फाइनल वाला जो पेज है ये एम वाला पॉइंट है, ये एम वाला पॉइंट है, ये पी था पहले और पी के 2 टुकड़े कर दिए जिससे मुझे रिजल्टेंट दिखने में आसानी हो। अब इस तरह के क्वेश्चन कभी भी सामने में आता है तो निश्चित रूप से टेंशन होता है, लॉजिक क्या होगा, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, अभी तक नहीं पूछा गया है। तो यदि कभी पूछा जाएगा तो कुछ बच्चे होंगे जिनको ये आइडिया मिल जाए या ये ऐसा सोच ले। आराम से देखिए, क्या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? अब क्वेश्चन और आंसर मुझे विजुअलाइज हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा आप भी उसे देखें। ये y एक्सिस पे यदि मैं z x एक्सिस पे लेता ना, ये आइडिया नहीं, ये नहीं बन पाता सिचुएशन, इसे मुझे z एक्सिस पे रखना पड़ेगा p को, तभी ये सिचुएशन बनेगा।
दूसरा रास्ता बताओ तो रचित इसके सोचने का, कार्तिकेय और कोई रास्ता? हितांश, डिस्क दिख रहा है, डिस्क के किसी एम पॉइंट पे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ, तो एरिया एक रिंग बनेगा, तो फ्लक्स निकल आएगा, फ्लक्स निकल आएगा, एरिया इंटीग्रेट करो 0 से r तक, टोटल फ्लक्स हो जाएगा डिस्क का, और डिस्क का टोटल फ्लक्स आ गया, तो फिर अब मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई कर दो, d∅/dr = 0, तब भी ये रिजल्ट आता है। लेकिन वो लेंदी मेथड हो गया, लेकिन कर वो भी सकते हैं कि आप एक डिस्क बना लिया, डिस्क पे बहुत से रिंग ले लिए, किसी एक रिंग में m वाला पॉइंट जहां है वहां पर आपने डॉट प्रोडक्ट से फील कर लिया, क्या आएगा फ्लक्स, वो रिंग का निकल आया, dr इंटीग्रेट कर दिया 0 से r तक, अब वो फ्लक्स बन गया r डिस्क का, और फिर उसको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, उससे निकल करके चला आएगा वैल्यू। टाइप ये रहना कैसे चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल बिहेवियर, अरे अब अगला क्लास भी है क्या, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, behavior of electric dipole in uniform electric field, अब मुझे ये बताओ, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और यहां एक मन ही मन इमेजिन करो, एक डंडे के या एक डंबल के एक स्फीयर पे +q चार्ज है, डंबल के दूसरे स्फीयर पे -q चार्ज है, तो +q पे फोर्स किधर लगना चाहेगा, QE, माइनस पे फोर्स किधर लगना चाहेगा, इसके अपोजिट, तो क्या होना, कैसे ये रहना पसंद करेगा, ये रहना पसंद करेगा Q फील्ड के डायरेक्शन में आगे और ये माइनस पीछे, और नेट फोर्स क्या देख रहे हो, F नेट किसी भी ओरिएंटेशन में है, इन ऑल ओरिएंटेशन, F नेट ऑन डाइपोल, ये क्या हो जाएगा 0, F नेट जो दिख रहा है वो 0, इन ऑल ओरिएंटेशन, क्यों, क्योंकि +QE और -QE अपोजिट डायरेक्शन में है, और यदि ये थीटा एंगल पे है, ये L और ये L, तो यहां टॉर्क नेट की बात करोगे तो कैसे लिखोगे, टॉर्क नेट लिख लोगे QE × L sin थीटा, फोर्स इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस इंटू ट्वाइस ड्यू टू सिमेट्री, तो Q × 2L हो गया PE sin थीटा, और ये PE sin थीटा को बाद में देखना क्या लिख सकते हैं, P × E, और आप यदि डाइपोल को देख रहे हैं और वह ऐसे रहना पसंद करता है, Q आगे और -Q पीछे, तो ये स्टेबल सिचुएशन है, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा रोटेट कर दो ये वापस यही आ जाएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो हमेशा है नेट फोर्स 0 किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि +QE -QE 0 जुड़ के। अब ये डंबल ऐसे रहना पसंद कर रहा है, तो इसको जबरदस्ती आप यदि ऐसे घुमा के ले जाओगे तो क्या एक्सटर्नल टॉर्क लगाने के कारण वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन यदि होगा तो वर्क डन क्या हो जाता है, ΔU, आप वर्क डन लिख दोगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये आप जैसे घुमा रहे हो, कैसे घुमा रहे हो, इधर d θ घुमा रहे हो, तो ये लिख दोगे टाउ, ये जो कंजर्वेटिव है और d θ दोनों अपोजिट हैं, तो ये आप यदि घुमाते हो टाउ d θ, तो माइनस के साथ आप देख सकते हो टाउ कंजर्वेटिव क्या है, PE sin थीटा माइनस d θ, एक माइनस पहले से था और ये एक माइनस और आया तो वो प्लस में मान लो बदल गया, और यदि आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो इस इंटीग्रेशन से आपको पता चल जाता है U फाइनल - U इनिशियल, और ये इंटीग्रेट करके जब आपको पता चल जाता है U फाइनल - U इनिशियल, तो आप इसको थीटा से 90 तक मान लो इंटीग्रेट कर देते हो, थीटा से 90 तक इंटीग्रेट कर देते हो, तो ये थीटा पे तो आप यही लिख देंगे P cos थीटा, और 90 पे क्या हो जाएगा 0, तो ये U at 90 - U at थीटा,
यू एट 90 वाला आप रेफरेंस मान लेते हो, एट थीटा 90 यू 0, ये यूनिवर्सल एजम्पशन है इसके लिए। थीटा जब 90 डिग्री पे हो तो यू 0, तो यू जब थीटा एंगल पे होगा तो आप क्या लिख देंगे, माइनस पी कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू है ये सीधे सीधे याद रखिए, माइनस पी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है ये माइनस पी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस पी कॉस थीटा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स के बदले यहाँ टॉर्क है, और टॉर्क के साथ जैसे वर्क डन लिखते हैं एफ डी एक्स, वैसे ही लिखते हैं टाउ डी थीटा। टाउ डी थीटा, टाउ देखो क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है और डी थीटा आप एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हो, थीटा से तो आप लिखोगे उनके अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण माइनस टाउ डी थीटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, एक माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, और इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में जाएगा। माइनस होने के कारण पहले लोअर लिमिट रखा फिर अपर लिमिट रखा राइट साइड में, तो जिसके कारण आ गया है पी कॉस थीटा माइनस 0, और लेफ्ट साइड में आ रहा है u 20 माइनस u थीटा। इंटीग्रेशन में तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, मैथ्स में आ गया इंटीग्रेशन, अभी नहीं आया, ठीक है चलो यार सीधे याद रखो, माइनस पी कॉस थीटा, काम खत्म। थीटा एंगल पे और 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ये यूनिवर्सल रेफरेंस माना गया है डाइपोल के केस में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो उससे 90 डिग्री पे डाइपोल हो तो, और वैसे ये फॉर्मूला भी दे देगा यार, थीटा 90 कर दो। और आपको यदि कोई कहता है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है और यूनिफॉर्म फील्ड में 3 पोजीशन देख रहे हैं डाइपोल का, एक ये और एक ये, नेट फोर्स तो हर एक में 0 है। आपको ये बताना है इन तीनों में पोटेंशियल एनर्जी कब कितना, तो ये पहला वाला जो सिचुएशन है इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, माइनस पी कॉस 0 होने के कारण। यहां पर क्या लिखोगे 0, और यहां पर क्या लिखोगे प्लस पी। यदि प्लस पी वाले से हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, स्लाइटली डिस्प्लेस, तो स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये घूम के पैरेलल हो जाएगा, तो उस समय तुम लिख सकते हो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वो डंबल की तरह देखोगे फिर उसका काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकाल लोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। ये कब करेंगे, जब किसी एक पोजीशन से छोड़ेंगे और वो भाग के दूसरे पोजीशन में जाएगा, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करिएगा, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक। और यदि इक्विलिब्रियम, ये वाला जो सिचुएशन है ये कहलाता है स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और ये वाला जो सिचुएशन है यहां भी टॉर्क 0 है, अनस्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां होता है अनस्टेबल, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां होता है स्टेबल। वैसे भी देख लो मैकेनिक्स का आइडिया, जब वो हल्का सा डंबल को डिस्प्लेस करो और वो अपने पुराने पोजीशन पर आना चाहे तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल पोजीशन। और यदि वो एंटी पैरेलल था और वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते, वो भाग के पैरेलल होता, तो उसके लिए वहां हम कहेंगे अनस्टेबल। और इसलिए इस इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क लिखते क्या पी ई साइन पाई, तो वो तो 0 आएगा। इस केस में क्या लिखते टॉर्क पी ई साइन 0, तो भी 0 आता। तो इक्विलिब्रियम तो दोनों में है, लेकिन एक में स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक में अनस्टेबल। सर ये बताओ छोड़ोगे कब, कंप्लीट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।